जय हिंद। वेलकम टू दक्षाई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, आज हम जेई एडवांस का 2018 का जो पेपर था उसे पेपर टू के को आज हम एनालाइज करेंगे। मतलब उसमें देखेंगे कि डिफ़िकल्टी लेवल्स किस तरीके के थे, सवाल किस तरीके थे, जो सवाल थे वो आप इजीली कर सकते थे या फिर चैलेंजिंग था, ये नोट्स का मटेरियल है या नहीं, उन सब चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं पेपर को ओवरव्यू करें तो आपके पास में पेपर टू के अंदर 18 प्रॉब्लम्स पूछे गए थे, 18 क्वेश्चन थे आपके पास में। और यहाँ पे दोनों ही बराबर बराबर थे। मतलब 11 से भी 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप देखिए 11 से कितना पूछा गया, 12 से कितने, दोनों बराबर बराबर थे। इससे भी 9 क्वेश्चन थे आपके पास में और इससे भी 9 क्वेश्चन थे। 50-50% हो गया आपके पास में। पेपर वन में अगर आप देखेंगे तो 11 की मेजोरिटी बहुत ज़्यादा थी। पेपर टू में आपके पास दोनों बराबर ही था। जितने 11 के सवाल थे उतने ही 12 से रिलेटेड सवाल थे। फिर बच्चों अगर आप बात करें ओवरऑल, अगर मैं पेपर वन पेपर टू की दोनों की अगर मैं मिक्स डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ तो पेपर को मीडियम ही बोला गया था आपके पास में। तो पेपर मीडियम की कैटेगरी में था। दैट वाज नॉट टफ इन द कैटेगरी ऑफ, मतलब आप मीडियम लेवल का उसको बोल सकते हैं, मॉडरेट लेवल था पेपर का। अगर आप देखें कि पेपर में जो क्वेश्चंस थे वो इजी कितना था, टफ कितना था, वो अगर आप कंसीडर करेंगे तो कुछ ऐसा था आपके पास में कि 33% के आसपास आपके पास में इजी था और इतना ही आपके पास में मॉडरेट था आपके पास में। मॉडरेट, अब इसमें थोड़ा सा वेरिएशन था, प्लस आपके पास में 2-3% आप और जोड़ लीजिए, 2% के आसपास। और आपके पास में अप्रोक्स आप बोल सकते हैं इसको, 10 क्वेश्चन इजी थे ना आपके पास में, तो इसमें अप्रोक्स अगर आप देखेंगे तो मतलब ये अप्रोक्स 30% से थोड़ा सा कम वाले 28% के आसपास में आपके पास में डिफिकल्ट लेवल के था। कुल मिला के ऐसा था। अगर आप एग्जैक्ट नंबर की बात करें दोनों पेपर से मिला के तो 13 सवाल थे आपके पास में, दोनों को मिला के बात कर रहा हूँ ना, दोनों में। तो अगर आप जो 13 प्रॉब्लम्स थे वो इजी थे, 13 आपके पास में मीडियम थे और 10 डिफिकल्ट थे। अगर आप ऐसे देखें तो यहाँ पे 13 आपके पास में इजी थे दोनों पेपर का मिला के, 13 आपके पास में मीडियम थे और 10 आपके पास में डिफिकल्ट थे। तो अगर ये वाला भी कर देते तो आपको बात मतलब बन जाती, बात दिक्कत नहीं होती, आप इसको करके आगे बढ़ सकते थे। और फिर हम टफनेस लेवल की हम बात कर ही चुके हैं, अभी किस चीज़ की टफनेस थी आपके पास में वो हम देख ही चुके हैं। अगर आप बात करें चैप्टर वाइज कैसा कैसा एलोकेशन था आपके पास में, तो मैं पेपर वन पेपर टू दोनों का मिक्स बात कर देता हूँ। पेपर वन पेपर टू की अगर आप बात करेंगे यहाँ पे तो जो कैपेसिटर का सवाल था, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाले पार्ट से जो सवाल था इलेक्ट्रो वाले से, वो 8 सवाल थे आपके पास में। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से आपके पास में 4 सवाल थे। मैकेनिक्स वाले पार्ट के आपके पास में 15 सवाल थे। भर के आया था भाई मैकेनिक्स इस बार। और मॉडर्न फिजिक्स की अगर आप बात करेंगे आपके पास में 3 सवाल थे। ऑप्टिक्स की अगर आप बात करेंगे तो 2 सवाल थे। एसएचएम वेव इसके 3 सवाल थे आपके पास में और मैथमेटिकल टूल का 1 सवाल था, प्रोजेक्टर का वो सब एक सवाल था। ठीक है, तो इस तरीके का आपका डिस्ट्रीब्यूशन था। मतलब मैकेनिक्स अच्छी खासी पूछ ली गई थी इस वाले पेपर के अंदर, क्योंकि एक्चुअली पेपर वन में मोस्टली पार्ट 11th का था, इस वजह से मैकेनिक्स का वेटेज अच्छा खासा हो गया। अगर आप चैप्टर वाइज देखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से अच्छे सवाल थे, 3 सवाल थे आपके पास में। केटीजी थर्मोडाइनमिक्स के 3 सवाल थे आपके पास। आरबीडी के जो रोटेशन है उसके 3 सवाल थे आपके पास में। एरर के 3 सवाल थे। एरर के 3 सवाल आना अपने आप में बड़ी बात है। और एसएचएम वेव के आपके पास में कुल मिला के 3 सवाल थे। साउंड वेव के 2 थे, एसएचएम का 1 था। प्रोजेक्टर का सवाल आ गया, मैथमेटिकल टूल आ गया। तो एरर एंड मेजरमेंट भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इसको आप ढंग से करके जाइए ना। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा अपने देख लेते हैं पेपर्स का पैटर्न किस तरीके का था और फिर अपने वन बाय वन सभी सवालों को देखते हैं कि ये सवाल करने लायक था या फर्स्ट राउंड में छोड़ने लायक था, इसका डिफिकल्टी कैसा था, ये किस अप्रोच से जाना चाहिए था, उन सब पे अपने चर्चा करेंगे। बच्चों अगर आप पेपर टू के पैटर्न की बात करें तो पेपर वन से काफ़ी मैच करता था। इसलिए सबसे पहले आपके पास में जो 6 सवाल थे वो थे मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। इसकी मार्किंग स्कीम अगर आप देखें तो वही थी, +4 और -2। पार्शियल मार्किंग आपके पास में थी, अगर एक सही हुआ तो +1, 2 सही हुआ तो +2, उस तरीके से था। तो ये जो थे आपके पास में स्टार्टिंग के 6 साल। इसके बाद में आपके पास में न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम थे और वो सेम थे आपके पास में। वो टोटल 8 क्वेश्चन जो आपके पास में थे, दैट इज न्यूमेरिकल टाइप। 8 क्वेश्चन वाज, , , , , 8 क्वेश्चन वाज न्यूमेरिकल टाइप। अच्छा, 8 क्वेश्चन वाज न्यूमेरिकल टाइप। अच्छा, 8 क्वेश्चन वाज न्यूमेरिकल टाइप। 8 क्वेश्चन वाज न्यूमेरिकल टाइप। अच्छा, 8 क्वेश्चन वाज न्यूमेरिकल टाइप। अच्छा,
इसमें अगर आप मार्किंग देखेंगे तो वो ये थी, दैट इज +3 और 0 सही है तो +3, 0 अगर नहीं है तो 0, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं थी। इसमें फिर अगेन वही चैलेंज था, अप टू 2 डेसिमल आपको लिखना था। मैं पहले ही बताया था अगर आंसर अप टू 2 डेसिमल निकालना है तो 16 को अप टू 3 डेसिमल करना चाहिए, बाद में अप्रोक्सीमेशन लेके उसको 3 पे लेके आना या फिर 2 पे लेके आना चाहिए, सॉरी। तो लास्ट वाला पार्ट था वो वहाँ पे पैराग्राफ था और यहाँ पे आपके पास में मैच द कॉलम था। मैच द कॉलम में भी आपको ऐसे मतलब फॉर्मेट बना के दिया हुआ था, पी का ये है, क्यू का ये, तो वो थोड़े आसान रहते हैं। कुछ ना बोला जाए, आपको बोले पी से मैच करो, सब ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं। इसमें बोल दिया पी का 5 या 4, जैसे आप कोई भी, जैसे मुझे एक बता दिए पी का 5 है, क्यू का, इस तरीके से उसको भी आप मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप बना दिया उसने, तो वो करना थोड़ा सा आपके लिए आसान भी था उसके अंदर। और उसमें 1 एक ही उसमें करेक्ट था, वो थोड़ा हेल्पफुल था। इसमें अगर आप देखेंगे तो मैज़ मॉडल में सिर्फ +3 और ये 0 था। ये थोड़ा इजी लगता है मुझे ये वाला पार्ट इसके अंदर, क्योंकि इसमें क्लिक करता था हमारे 2 ऑप्शन मैच करके, फिर आप इसको एलिमिनेट करके आप देख सकते हैं कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। तो ये मैज़ कॉलम के आपके पास में टोटल 4 क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल अगर आप चेक करें तो आपके पास में 18 प्रॉब्लम्स से और नेगेटिव मार्किंग सिर्फ एक में ही थी, पर वो भी खतरनाक थी, -2, और वो आपके पास में मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट था। जो पेपर है मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट रहते हैं, न्यूमेरिकल टाइप रहते हैं, तो वैसे भी दोनों ही करने में थोड़ी दिक्कत होता है, बिकॉज अगर कहीं इंटीजर रह जाए या फिर सिंगल करेक्ट रह जाए तो वो आसानी से बच्चे सोल्व कर लेते हैं, पर ये दोनों हमेशा चैलेंजिंग रहते हैं आपके पास में। सबसे ईजी फॉर्मेट था वो ये फॉर्मेट था, सवालों की अलग बात है, पर फॉर्मेट सबसे आसान ये वाला था। इसमें सबसे आसानी से होने वाले सवाल ये हो सकते थे, बाकी सब में थोड़ा सा डर रहता है भी हर एक ऑप्शन देखना है। न्यूमेरिकल वाले में ये है थोड़ी बहुत भी सीधी मिस्टेक होगी तो पता नहीं लगेगा भी सीधी मिस्टेक हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, अब आइए अपने 1 बाय 1 सभी सवालों को देखते हैं, थोड़ा सा उनका एनालाइज करते हैं, क्या वो पूछना चाह रहा था, क्या उनका डिफिकल्टी लेवल था, वो क्या अप्रोच रहनी चाहिए। बच्चों अभी हम पेपर का एक ही सवाल को डिस्कस करेंगे। पेपर की मैं सवाल में आपको दिखाता रहूँगा साथ में, अगर आप करना चाहें तो आप कहीं से ही पेपर को उठा सकते हैं। जो जेई की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट जेई एडवांस की, उस पर वो पेपर मिल जाएगा। उसका सीक्वेंस हमारा सीक्वेंस सेम है, रेजो की वेबसाइट में मिल जाएगा, उसका सीक्वेंस और हमारा सीक्वेंस वो भी मैच कर रहा है। तो ये सबसे पहले अपने 1 बाय 1 सब सवालों को देखते हैं। सबसे पहले सवाल की बच्चों अगर आप बात करें तो वो कुछ ऐसे लिख रहे हैं, dk/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कुछ गामा मल्टीप्लाई टी। ठीक, इस तरीके उसने बोल दिया। अब ये इसकी वैल्यू भी गिवन है कि ये आपके पास पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो पूछ रहा है फोर्स वगैरह इन सब का क्या होगा। तो देखिए आपको पता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो अगर आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें तो यहाँ बन जाएगा पावर, पावर इज इक्वल टू क्या आएगा dk/dt, मतलब ये क्या गिवन है, पावर गिवन है। और अगर ये पावर गिवन था, इतनी बात अगर आप क्लिक कर गई भाई साहब कि ठीक है हाँ ये आपको पावर गिवन है, फिर पावर को आप इजीली F.V लिख सकते थे, फिर आप एक्सप्रेशन सॉल्व करके सब चीजें यहाँ पे निकाल सकते थे। तो ये सवाल डिफिकल्ट नहीं था, ये आसानी से आप इसको अप्रोच कर सकते थे, क्योंकि ये चीज चमक जाती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पावर के बराबर आएगी। फिर पावर का एक्सप्रेशन आपने लिखा, फिर F को इज इक्वल टू m में लिखा, एक्सीलरेशन को dv/dt की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, vdv/ds की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जिस टर्म में आपको रिजल्ट चाहिए आप वहां से इसको सोल्व करके निकाल सकते हैं। तो इस सवाल को मीडियम में कैटेगरी में डालते हैं। अगर किसी का काइनेमेटिक्स अच्छा है तो वो सवाल उसके लिए हलवा है, मतलब बहुत ऐसा नहीं है भाई बहुत बड़ी चीज पूछ ली, बहुत सिंपल सी बात पूछिए, बस आपको उसको यूज करके और अपने फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना है। सेकंड प्रॉब्लम की आप बात करें तो बच्चों विस्कोसिटी का सवाल था और बहुत ही बेसिक सवाल था। मतलब सबसे जो बेसिक चीज विस्कोसिटी पढ़ते हैं वो क्या होता है, विस्कस फोर्स इज माइनस ईटा ए dv/dy। डायरेक्ट सवाल इसका आ गया, डायरेक्ट सवाल, मतलब जो आपको एक्सप्रेशन पता है बस उसी से सवाल आ गया। तो बिल्कुल हलवा सवाल था, वेरी इजी कैटेगरी में था ये सवाल आपसे मस्ट है होना चाहिए। कई इसलिए बोलते हैं जेईई एडवांस में जो छोटी छोटी चीजें थोड़ी पढ़ के दर्जे, कई बार क्या होता है कि उसका आसान सवाल आ जाता है, जैसे एरर का सवाल कई बार बहुत आसान आ जाता है, आपके पास वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज का सवाल बहुत आसान आता है, तो वो सब चीजें बहुत ढंग से क्लियर होनी चाहिए आपको। थर्ड की अगर आप बात करें बच्चों तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का बहुत ही इजी सवाल था, डायरेक्टली गोस लॉ पे बेस्ड, दैट इज E.ds इज इक्वल टू q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। कुछ नहीं करना था, आप कैसे करके एक रोड इसके अंदर जा रही है वो निकालना है, इसकी लेंथ निकालनी है, कितनी लेंथ अंदर है। तो अगर इस पे कुछ लैम्डा चार्ज डेंसिटी है तो लैम्डा मल्टीप्लाई l, q इनसाइड कितना हो जाएगा, लैम्डा मल्टीप्लाई l डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही इजी सवाल, बहुत ही इजी सवाल। इलेक्ट्रोस्टैटिक का इतना आसान सवाल आना मतलब बहुत ही बड़ी बात है, बहुत आसान सवाल था, ये आपसे होना चाहिए था ये सवाल। ठीक, बच्चों अगर हम फोर्थ प्रॉब्लम की बात करें तो आपके पास एक कॉन्केव मिरर गिवन है आपको, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऐसे कोई ट्रायंगुलर शेप में है, वो आपसे पूछा गया है किस तरीके की शेप बनेगी। तो आपको पता है यार जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज इसकी इन्फिनिटी बनती है, ये बात हम जानते हैं। तो अगर आपको बेसिक आपको इसका रे डायग्राम बनाना आता था तो सवाल आपके लिए फंसता नहीं, आप इजीली सवाल को प्रोसीड कर सकते थे।
तो ये सवाल होना चाहिए था, ऐसा नहीं है कि ये सवाल डिफिकल्ट था, पर इसमें रे डायग्राम आपके पास में क्लियर होना चाहिए। अगर आपको रे डायग्राम क्लियर है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो पर ये वाला केस जो f/2 पे जो इसका रे डायग्राम कैसा बनता है, ये थोड़ा सा समझ पाना शायद बच्चों के लिए कई बार दिक्कत हो जाता है, तो उस वजह से हो सकता है कि आपको स्ट्रगल हो जाए। पर ये सवाल डिफिकल्ट ही कैटेगरी में नहीं है, ये आसानी कैटेगरी में होना चाहिए। इसकी रे ऐसे जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी एक फोकस से, दूसरे रे ऐसे करके कुछ ऐसे जाएगी। इसकी इमेज देखेंगे तो पीछे यहाँ पे कहीं पे बनती हुई दिखाई देगी, ठीक। और इस वाले एंड को अगर आप देखेंगे तो ये तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, पूरा पूरा इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तो वो ऐसे ही इन्फिनिटी पे, तो इसकी इमेज कहीं इन्फिनिटी पे बनती हुई दिखाई देगी। तो इस एक ही ऑप्शन मैच करा था बी, तो आप डायरेक्टली इसको प्रोसीड कर सकते थे। बच्चों फिर अगर अपने बात करें फिफ्थ प्रॉब्लम की, तो फिफ्थ प्रॉब्लम आपके पास में क्या है, इसने बोला कि अब गिवन है कि यहाँ पे थोरियम था, इसका एटॉमिक नंबर है 90, मास नंबर है 232, और ये आपके पास में कुछ पीबी में जा रहा है। पीबी का भी गिवन है, ये 90 है और ये 212 है, और कुछ ये अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल कुछ रिलीज कर रहा है, अल्फा पार्टिकल कुछ बीटा पार्टिकल रिलीज कर रहा है, ऐसा काउंट बताना। तो इक्वेशन बैलेंस करनी है। अगर आप ये इक्वेशन बैलेंस कर सकते थे तो इजीली हो जाता है। ये केमिस्ट्री में सिखाया जाता है, फिजिक्स में भी सिखाया जाता है, दोनों जगह ये चीज़ सिखाई जाती है। तो ये बेसिक था, इजी था ये सवाल। इसको मीडियम में कैटेगरी में भी डाल सकते हैं क्योंकि रे डायग्राम लोगों को क्लियर ना हो, पर ये आसान था। ये वाला भी इजी होना चाहिए, ये वाला सवाल भी इजी होना चाहिए। ये सब जो आपके पास मोर देन वन ऑप्शन फैक्ट थे, इसमें मुझे सब सवाल आसानी लगे, मतलब इसमें ऐसा लगा नहीं जो दिक्कत कर सकता है। सिक्स प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे तो आपको रेजोनेंस ट्यूब का सवाल गिवन है। रेजोनेंस ट्यूब साउंड में ये तीन चीज ज्यादा पूछ जा रही है, एक आपके पास में रेजोनेंस ट्यूब, एक आपके पास में डॉपलर इफेक्ट, और एक बीट फ्रीक्वेंसी, और एक ओपन ऑर्गन और क्लोज ऑर्गन पाइप, ठीक है। तो ये चार चीजें आपके पास ज्यादा पूछ जाती है। रेजोनेंस ट्यूब का सवाल था, आपको ये पता होना चाहिए वैसा एरर कैसे निकालते हैं, एरर वाले टर्म था पता होनी चाहिए। फर्स्ट फंडामेंटल कॉरस्पॉन्डिंग कैसी इक्वेशन बनती है, साइड कॉरस्पॉन्डिंग कैसी बनती है, बेसिक अगर आपको पता था या आपने नोट्स इसके पढ़े हुए थे तो डिट्टो ये सवाल सेम वहीं से उठ के आया हुआ है और आपसे फिर ये सवाल होना चाहिए। तो रेजोनेंस ट्यूब को लोग लास्ट में, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है ना, इसलिए लोग हल्के में ले लेते हैं, पर बच्चों ये अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, आप ये सीरियसली इसको पढ़िए। मतलब साउंड में भी जो लास्ट वाला पार्ट है आपके पास में, डॉपलर वाला पार्ट हो गया, ये रेजोनेंस ट्यूब वाला पार्ट हो गया, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, इन सबको ढंग से पढ़ के जाइएगा बच्चों, इससे सवाल पूछ लिए जाते हैं। बच्चों अभी जो सवाल अपने देखेंगे वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप थे, न्यूमेरिकल आंसर, और अप टू 2 डेसिमल लिखने थे। मैं पहले बता रहा हूँ, अगर आपके पास अप टू 2 डेसिमल तो सोल्व आपको अप टू 3 करना चाहिए, फिर आपको अप्रोक्सीमेशन लगा के फाइनल आंसर अप टू 2 डेसिमल बताना चाहिए। अगर आप 7th प्रॉब्लम की बात करेंगे तो 7th प्रॉब्लम में आपको बोला गया कि एक सॉलिड सरफेस पे कुछ थिन लेयर ऑफ ऑयल है, ब्रोक को रखा गया, ब्रोक का मास गिवन है आपको, कितना मास है ब्रोक का, 0.4 kg, ठीक है। और इसको एक इम्पल्स दिया आपने 1 न्यूटन का, ठीक है जी, 1 न्यूटन का इम्पल्स दिया, 1 न्यूटन सेकंड का, और ये मूव करना शुरू कर दिया। वेलोसिटी गिवन है v0 e⁻ t/τ, ऐसा एक्सप्रेशन गिवन था, टाउ वो सब गिवन है आपको। तो किसी टाइम टाउ पे ही वही पूछ लिया कि बताओ क्या होगा, इसमें कुछ नहीं करना था, आप बस इसका एक्सप्रेशन लिख लेते कि v होता है आपके पास में ds/dt, और आप उसको उधर लेके जाके इंटीग्रेट करके रिजल्ट बना देते तो हो जाता। तो ये सवाल इजी था, सिंपल मैथमेटिक्स थी, एक सिंपल सा इंटीग्रेशन था, वो आपको आना चाहिए, और आप गणित के स्टूडेंट हैं तो आपको इतना तो आता ही है। 8th प्रॉब्लम की हम बात करें, थोड़ा सा इस सवाल कैलकुलेटिव कैटेगरी में हो सकता है, कैलकुलेटिव कैटेगरी वैसे मीडियम में कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। सवाल में क्या था, बोला गया वैसा एक बॉल है, उसको 45 डिग्री पे फेंका आपने, और पहले यहाँ पे ऐसे कुछ कितनी हाइट तक गया आपके पास में, 120 मीटर की हाइट पे गया, फिर उसके बाद में यहाँ पे कुछ इनइलास्टिक कोलिजन हुआ, और अब ये 30 डिग्री एंगल बना रही है इसके साथ में कोलिजन के बाद में, और काइनेटिक एनर्जी इसकी हाफ होगी, और हाफ काइनेटिक एनर्जी फिर कुछ कितनी हाइट पे जाएगा ये पूछ रहा है। तो ये सवाल में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि जो बहुत दिक्कत कर दे, पर सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव था आपके पास में, या फिर आप वर्क एंड थ्योरम वाले प्रोसीड करेंगे सवाल थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो मैं बोलूँ जब भी आपको फिजिक्स में पोजीशन वर्सेस वेलोसिटी की बात हो तो हमेशा सबसे पहले वर्क एंड थ्योरम के पास जाके पूछिए, भाई तू सवाल सॉल्व कर सकता है क्या। अगर वर्क एंड थ्योरम सवाल सॉल्व कर दे सबसे ईजी पे रहेगा, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं, बेसिक काइनेमेटिक्स और कोलिजन का यूज करके करेंगे तब भी ये सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा, पर थोड़ा सा लेंथी था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, इस वजह से मीडियम कैटेगरी में है। 9th प्रॉब्लम की अगर आप बात करें तो आपको बोला गया कि एक पार्टिकल है, उसका मास गिवन था आपको 10⁻³ kg, चार्ज गिवन है q = 1 कूलम, और उसको इनिशियल रेस्ट पे रखा गया, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये आता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है E = E0 sin ωt I कैप, सब वैल्यूज गिवन है, और मैक्सिमम स्पीड कितनी पार्टिकल अटेन करेगा ये उसने पूछ लिया।
तो भाई इसके अंदर कुछ सबसे पहले आपको फोर्स देखना चाहिए, तो फोर्स कैसा बनेगा, क्यू बनेगा। अब इस फोर्स को एनालाइज करिए, फोर्स से आप एक्सीलरेशन निकालिए, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी निकालिए, तो या फिर उससे आपको हवा लग जाएगी कि भाई किस तरीके का फोर्स की ये बात कर रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, फोर्स की इक्वेशन लिखिए, फोर्स से एक्सीलरेशन मिल जाएगा, एक्सीलरेशन से फिर आप वेलोसिटी निकाल लीजिए, फिर उसमें देख लीजिए कि जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये दोनों सवाल आपके ऐसे मैथमेटिकल थे, 7th और 9th। क्लियर? बच्चों अभी हम 10th प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। 10th प्रॉब्लम आपके पास में मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर का सवाल है। आपको नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन थे आपको 50 और एरिया गिवन था आपको 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर और द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो गिवन है दैट इज 0.02। ठीक है, अब टोरिजनल कांस्टेंट गिवन है, टोरिजनल कांस्टेंट को सी माने देते हैं 10⁻⁴ न्यूटन मीटर रेडियन इनवर्स। अब इसने क्या किया, फिर इसको बोला कि गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस गिवन है, फिर इसको मीटर। एक्चुअली क्या हम जो अमीटर में कन्वर्ट करते थे, हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में से शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो आपको आईजी डायरेक्टली नहीं गिवन था, आईजी आपको इस एक्सप्रेशन से गिवन था। आपको ये पता है कि भाई जो इसमें टॉर्क आता है वो आता है NIAB और इधर जो टोरिजनल कांस्टेंट है सीट है, दोनों टॉर्क बराबर करने थे। टॉर्क बराबर करते यहाँ से आपको आईजी मिलता, फिर ये आईजी मिल जाता तो फिर ये आपके पास में अमीटर का गैल्वेनोमीटर में जो कन्वर्जन होता है, मतलब गैल्वेनोमीटर से अमीटर कैसे बनाते हैं, पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं, फिर वो केस से इजीली सवाल सॉल्व हो जाता। तो पर इसमें ये जो ये एक्सप्रेशन था कि टोरिजन वाला, ये दोनों थोड़ा दिक्कत करता है, इस वजह से ये सवाल मीडियम में कैटेगरी में दो सवालों को मिक्स कर दिया। एक आपके पास में गैल्वेनोमीटर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसको, और जो हम गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाते हैं, उन दोनों सवालों को मिक्स करके आपके सामने रखा गया। तो सवाल मीडियम था, अगर आप ढंग से करते तो हो जाता सवाल। 11th प्रॉब्लम की अगर आप बात करें तो 11th प्रॉब्लम के अंदर वही हुआ आपके पास में, जो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं दैट इज यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। पर इसमें जो चेंज इन लेंथ था वो किससे निकालने के लिए बोल दिया, वर्नियर कैलिपर से बोल दिया। अब इसे दोनों को मिक्स कर दिया कि आप इलास्टिसिटी और वर्नियर कैलिपर दोनों को मिक्स कर दिया। तो वर्नियर कैलिपर से आपको रीडिंग देना सीखना था, फिर उसको यहाँ पे पुट करना। वैसे का सवाल इजी है, पर ये दोनों चीजें, जो इलास्टिसिटी वाला पार्ट है, वर्नियर कैलिपर वाला पार्ट है, लोगों को थोड़ा सा चुभता रहता है, इस वजह से हम इसको मीडियम में कैटेगरी में रख रहे हैं। पर अगर आपको दोनों चीजें क्लियर थी, इलास्टिसिटी और वर्नियर कैलिपर की रीडिंग कैसे लेते हैं, तो विश्वास मानिए ये सवाल आसान था, आप इजीली प्रोसीड करते। इतना लेवल जीप रखता ही है, मतलब ये तो आप इतना एक्सपेक्ट करेंगे भाई इतना लेवल मिलेगा इस सवालों का। फिर बच्चों अगर आप 12th प्रॉब्लम को देखें, 12th प्रॉब्लम, तो 12th प्रॉब्लम मुझे इजी लगा बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स का सवाल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की कि भाई साहब एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये टेम्परेचर था, वो वॉल्यूम था। तो अगर आप वो टेम्परेचर वॉल्यूम वाला एक्सप्रेशन लगा दें T1 V1 T2 V2 पावर गामा -1, तो यहाँ से आपको ये चीजें मिल जाएगी भाई फाइनल टेम्परेचर कैसा होगा इनिशियल टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। फिर डेल्टा यू पूछा था, डेल्टा यू के लिए आप NCV डेल्टा T लगा सकते हैं। तो ये वाला सवाल ईजी था, ये अगर आपको बेसिक नॉलेज है थर्मोडायनेमिक्स की तो आप सवाल को तोड़ सकते थे, ये आपके लिए दिक्कत नहीं करता ये वाला सवाल। ये हो सकता है फर्स्ट वाला प्रॉब्लम जो 10th प्रॉब्लम था, ये थोड़ा सा आपको स्ट्रगल में लेके आया, ये भी थोड़ा बहुत सा स्ट्रगल में लिया, पर ये वाला सवाल तो आसान था, ये इजीली था, बहुत ही इजी था, ये आपसे होना चाहिए था। बच्चों अगर आप 13th प्रॉब्लम की बात करें तो ये आपके पास में मॉडर्न फिजिक्स का सवाल था और सवाल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड था। सवाल में कुछ नहीं बोला, आपको बोला गया कि भाई साहब दो प्लेट्स थी, इस पे फोटॉन्स गिर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, काइनेटिकली नेग्लिजिबल है। फिर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया गया, अभी इससे टकराएगा तो कुछ टकराएगा, इसको मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, इस पर कुछ फोर्स है, तो फोर्स कितना आएगा, जो फोर्स आपके पास रहेगा दैट इज चेंज इन मोमेंटम, वो कितना आ गया n0 और एक का मोमेंटम आ गया कुछ इस तरीके से। तो ये सिंपल सी बात थी, बस थोड़ी सी हल्की मैथमेटिक्स आपको वैल्यू सोल्व करके निकालनी है, तो आसानी से सवाल हो जाता, मतलब बहुत ही बेसिक सवाल पूछा उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, इलेक्ट्रॉन को निकालना, वो बोल दिया उसने स्पेसिफिकली कि 100% एफिशिएंसी है और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी निकल रहा है। फिर बच्चों अगर आप नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलें, प्रॉब्लम नंबर 14, प्रॉब्लम नंबर 14 में क्या बोला गया कि हाइड्रोजन लाइक एटम है आपके पास में और उसमें फोटोन निकल रहे हैं n = 2 से 1 में। ये भी आपके पास में मॉडर्न फिजिक्स का था और ये वाला सवाल मुझे इजी लगा पर्सनली। तो 2 से 1 में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इसकी जो एनर्जी है वो कोई अगर एक इलेक्ट्रॉन आपके पास में आता है 3 से 2, n = 3 से n = 2 में आता है, इससे जो एनर्जी है प्लस कितनी बताई इसने 74.8। कुछ नहीं करना बच्चों, आप इसकी इक्वेशन लिखिए, इसकी इक्वेशन लिखिए और ये वाली टर्म आपके पास में है, सोल्व कर लीजिए, इजीली आपको जवाब मिल जाएगा। तो दोनों सवाल मॉडर्न फिजिक्स के आसान थे। मॉडर्न फिजिक्स वैसे ही बच्चों के लिए आसान इसलिए रहता है बिकॉज दोनों जगह पढ़ लेते हैं आप, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी, तो एक जगह नहीं समझा दूसरी जगह समझ में आ ही जाता है और इंपॉर्टेंट है। इस वाले में थोड़ा कम पूछा गया पर मॉडर्न फिजिक्स अच्छा पूछा जाता है आपके पास में।
तो दोनों सवाल इजी थे मॉडर्न फिजिक्स के। जिन लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स की बेसिक बातें भी जानता होगा तो वो इस सवालों को तोड़ फोड़ सकता था। ओके, बच्चों इसके आगे आपके पास मैथ्स कॉलम थे। मैथ्स कॉलम 4 मैथ्स कॉलम पूछे गए थे। अगर आप बात करें पहला मैथ्स कॉलम दैट इज प्रॉब्लम नंबर 15, ये आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पूछा गया। और इसमें आपको क्या बोला गया कि जो आपके पास में कॉलम लिस्ट 2 थी उसके अंदर आपको बोला गया कि भाई ये है ये है ये है, फिर आपको EFI का एक्सप्रेशन पूछा गया किस तरीके का था। सबसे पहले पॉइंट क्यू चार्ज की वजह से पूछा गया, तो पता है भाई EFI कितना होता है ये आप जानते हैं। फिर डाइपोल की वजह से पूछा गया, फिर एक इन्फिनिट लाइन चार्ज की वजह से पूछा गया, और फिर वैसे सिमिलरली इसी तरीके से वो आगे बढ़ता जा रहा था आपका। फिर एक डाइपोल का एक्सप्रेशन था आपके पास में, और फिर एक प्लेट का एक्सप्रेशन था। तो बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर्स थी जिनकी वजह से EFI हम देखते थे। पॉइंट चार्ज की वजह से देखते हैं, डाइपोल की वजह से देखते हैं, लाइन चार्ज की वजह से, इन्फिनिटी, सबकी वजह से EFI हमें पता है। बस उसी को वहां पे देखना था रिजेंबल करके भी कौन सा किससे मैच कर रहा है। तो सवाल थोड़ा सा लेंथी था बिकॉज हर एक एक्सप्रेशन को वहां पे देखना और मैच करना थोड़ा सा लेंथी आप इसको बोल सकते हैं, पर इजी था सवाल डिफिकल्ट नहीं था। और ये मैथ्स कॉलम में वो कुछ खास इस वजह से हो गया बिकॉज आपको बोला है ए का P होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन देखें तो एक मतलब P का 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो 5 या फिर 4। अगर आपने चेक कर लिया 5 है 4 है तो एक तो एलिमिनेट हो गया। सिमिलरली आप S में देखें तो S में से बोला 2 4 5 में से कुछ एक होगा, तो आप S को चेक कर लीजिए तो हो जाएगा। तो आप 2-3 मतलब पूरा ना सोल्व करके PQR में से 3 सोल्व करें तभी आपको पता लग जाए कौन सा आंसर इसमें सही है। या फिर एक आधा क्वेश्चन आपको नहीं आता तब भी आप इसको सोल्व कर सकते थे। तो सोल्व करना इजी था पर थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बिकॉज हर एक एक्सप्रेशन को आपको वहां पे देखना है, फिर देख के आपको आगे बढ़ना है। इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत में भी शायद आपको हो। फिर बच्चों अगर आप सेकंड मैथ्स कॉलम में चलें दैट इज प्रॉब्लम नंबर 16, इसमें क्या बोला गया, एक प्लेनेट है उसका मास m है और इसकी 2 सैटेलाइट है आपके पास में। एक सैटेलाइट है जिसका मास m1 है, एक सैटेलाइट जिसका मास कुछ m2 है। सैटेलाइट ऐसे कुछ रिवॉल्व कर रहा होगा, रेडियस वगैरह सब गिवन है। एक की रेडियस कुछ r1 रेडियस में घूम रहा है, ये डिफरेंट में है r2 में, सॉरी ना, अलग अलग रेडियस बनाना है। एक ये वाला रेडियस है, एक ऐसी कुछ नई रेडियस होगी, ठीक है। और फिर इसके कुछ एंगुलर मोमेंटम, टाइम पीरियड, उन सब चीजों की चर्चा उसने की है। तो आपको बोल दिया m1/m2 इतना है, r1/r2 इतना है, तो रेशियोज पूछे। तो ये सवाल में बस कुछ नहीं करना, आपको बेसिक एक्सप्रेशन पता होना चाहिए दैट इज Gmm डिवाइड बाय r² इज इक्वल टू mv²/r। ये होता है सैटेलाइट के मोशन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर है वो सेंटीमीटर के बराबर आएगा। तो वेलोसिटी आपको इसमें कितना है, √Gm/r, ये वेलोसिटी आ गई। और टाइम पीरियड आप सिमिलरली यहां से निकाल सकते, t कितना है 2πr डिवाइड बाय v। अब ये सब चीजें हमें क्लास नोट्स में बताई जाती है। क्लास नोट्स में आपको सब एक्सप्रेशन दिखाए जाते हैं कि अगर कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है तो टाइम पीरियड कितना आएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी आएगी, एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा। वो बेसिक बातें थी और उसी से डायरेक्टली सवाल इसने पूछ लिया। तो अगर आपको वो चीजें आपने ग्रेविटेशन में पढ़ी थी लास्ट में, जब हम कैप्टर रो से पहले देखते हैं कि सैटेलाइट का मोशन किस तरीके का होता है, टाइम पीरियड वगैरह क्या आता है, तो ये सवाल आपको दिक्कत नहीं करता, आप इजीली इस सवाल को प्रोसीड कर सकते थे। बच्चों अगर हम 17th प्रॉब्लम की बात करें तो आपके पीवी कर्व गिवन है और पीवी कर्व में आपको डिफरेंट पाथ्स के हिसाब से कर्व बनाए हुए हैं कि यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, और आपसे वर्क डन, टेम्परेचर, ये सब बात की। तो अगर आप बेसिक बातें क्लियर है कि भाई हर एक पाथ के अंदर जैसे कोई भी प्रोसेस में बोलूँ एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, सब में वर्क डन, हीट लॉस, ये सब निकालना आता तो सवाल आपके लिए दिक्कत नहीं था। तो बेसिक सवाल था आपके पास में। थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक था जो स्टार्टिंग में जब हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स तो हमें बताया जाता है कि हर एक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालते हैं और हीट का एब्जॉर्ब कितना हुआ, रीज कितना, वो सब कितना निकालते हैं। बस उतनी सी बात अगर आप जानते तो सवाल को कर सकते थे। सवाल ऐसा भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था, सिंपल सवाल था, होना चाहिए आपसे। 18th प्रॉब्लम की आप बात करें तो 18th प्रॉब्लम अगर हिट हो जाए तो बहुत बढ़िया है। जैसे आपको इसमें 4 पाथ गिवन थे। सबसे पहले आपको गिवन था कि ATi कैप प्लस BTj कैप, ये था। तो अगर आप ये चमक जाए ये x है, x कितना आ गया आपके पास में, AT आ गया, y कितना आ गया, BT आ गया। तो आपको यहाँ से चमक गया कि अगर आप y डिवाइड बाय x कर देंगे, y डिवाइड बाय x कर देंगे तो कितना जाए b/a, तो y इज इक्वल टू कुछ mx बन गया। तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। अगर आप ऐसे इसको ऐसे मैनिपुलेट कर देंगे तब तो दिक्कत नहीं है, तब तो आसानी से हो जाएगा। पर अगर आप इसको नहीं समझ पाए, डिफरेंशिएट चक्कर में पड़ेगा तो फिर सवाल आपकी लेंथी हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप देखें क्यू ऑप्शंस की अगर आप बात करें तो x था आपके पास में a cos ओमेगा t और y था आपके पास में a या फिर बीटा साइन ओमेगा t, बीटा साइन ओमेगा t ऐसा था। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा, x² डिवाइड बाई a² प्लस
वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपके इसमें इलिप्स की इक्वेशन आएगी। सिमिलरली अगर आप थर्ड में देखेंगे तो वो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, और फोर्थ में अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास में कुछ देखेंगे तो x कितना है फोर्थ वाले के लिए, x इज इक्वल टू 80 है, और y इज इक्वल टू कितना है बी टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अगर आप दोनों को डिवाइड मार देंगे y बाई एक्स, तो ये क्या बन गया आपके पास में, दैट इज बी टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 80, इसने इसको मार दिया तो y इज इक्वल टू कुछ x मल्टीप्लाई t जैसा कुछ आ रहा है। तो एलिमिनेट नहीं हुआ आपके पास, हमें एलिमिनेट करना क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। फिर अगर आप देखेंगे तो ये आपके ऐसे पैराबोला की इक्वेशन बन जाएगी। तो ये पैराबोला की इक्वेशन थी। तो पाथ अगर आप पिक कर पाए, अच्छा ये किसकी इक्वेशन है, तब तो ये सवाल आपके लिए इजी था, नहीं तो वैसा भी ये सवाल दिक्कत कर सकता है, इस वजह से हम इसको डिफिकल्टी कैटेगरी में डाल रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये था आपके पास में एनालिसिस पेपर 2 का। आई होप आप ये गलतियां करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर उनसे सीख लीजिएगा ना अभी, क्योंकि जेई में जाके एडवांस के पेपर में करेंगे तो वहाँ पे फिर उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। अभी आप गलती कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर आप देख लीजिए, दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ हम ये गलतियां करते हैं, हमें इनको दोहराना नहीं है।